आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं जितने भी एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उनके मुख्य प्रावधान का ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो कृपया आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और चाहें तो आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी के। 1771 का विनियमन अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या प्रावधान थे? बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। याद रखना है, बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, ना कि इंडिया का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे 1773 में। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया था। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, क्योंकि ये जो अधिनियम था गवर्नमेंट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो ब्रिटिश संसद द्वारा ही पारित किया गया था। तो और ये इसीलिए पारित किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का या नियंत्रण हो। ठीक है, आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए प्रावधान किए गए थे। ठीक है, ऐसा कहा गया था कि कोई भी जो कंपनी का कर्मचारी हो अपना निजी व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, रिश्वत व घूस नहीं लेगा। ठीक है, भारतीय व्यापारियों से। तो ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भी इसमें प्रावधान करे गए थे। आगे चलते हैं हम। फिर इसके बाद आता है 1781 का अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको लाया क्यों गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुधार करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 1773 के विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान स्थापित किया गया था उसका जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, उसको स्पष्ट कर दिया गया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल कंपनी के कर्मचारियों व ब्रिटिश नागरिकों पर लागू। ठीक है, ये व्यवस्था करी गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है केवल कंपनी के कर्मचारियों और ब्रिटिश नागरिकों पर लागू होगा। भारतीयों की व्यक्तिगत और धार्मिक प्रथाओं पर न्यायालय का अधिकार नहीं। ठीक है, तो भारतीयों की जो व्यक्तिगत और धार्मिक प्रथाओं पर न्यायालय का अधिकार नहीं होगा। कंपनी के राजस्व संबंधी कार्य सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिए गए थे। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनियों के राजस्व संबंधी कार्य जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती नहीं। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है, के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट के चुनौती नहीं दी जा सकती थी इसके अध्यादेशों को। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों और न्यायिक कार्यों को बीच संतुलन स्थापित किया गया। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों और न्यायिक कार्यों के बीच संतुलन स्थापित किया गया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे का एक्ट। आगे कौन सा एक्ट है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डायरकी सिस्टम द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी इसमें। ठीक है, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले से था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। ये राजनीतिक मामले को कंपनी को देखता था। ठीक है, कंपनी के जितने भी राजनीतिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले से था वो व्यापारिक मामलों को देखता था कंपनी के। ठीक है, कंपनी और क्राउन के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी और क्राउन के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ाए गए थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ाए गए थे। काउंसिल के ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिया गया था, ज़्यादा अच्छे से निर्णय लेने की क्षमता दी गई थी। ठीक है, तो प्रांतीय गवर्नरों पर नियंत्रण कर दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो नियंत्रण था वो और सुदृढ़ कर दिया गया था प्रांतीय गवर्नरों पर। ठीक है, भारत में द्वैध नियंत्रण डुअल कंट्रोल की शुरुआत हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करता था और देखता था उसको और उसका निरीक्षण करता था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से था वो जो है कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था। ठीक है, तो इसलिए द्वैध डबल कंट्रोल कर दिया गया था किस पे? जो कंपनी पर। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे जो अधिनियम आता है वो 1786 का अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 है। ठीक है, गवर्नर जनरल की शक्तियों को और मजबूत करने हेतु लाया गया था ये। ठीक है, एक्चुअल में क्या था कि जो
लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब आप मुझे एक तो कमांडेंट ऑफ सेना का जो कमांडर बना दोगे, ठीक है, और दूसरा जो है मुझे काउंसिल के निर्णय को निरस्त करने का या उसके ऊपर अपना निर्णय प्रभावी करने का अधिकार दोगे। तो इस वजह से एक्ट पारित किया गया था, जिससे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ भी बनाया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। परिषद के विपरीत होने पर भी, ठीक है, या असहमत होने पर भी, परिषद के निर्णयों से असहमत होने पर भी गवर्नर जनरल अपने विवेक से निर्णय ले सकता था, ठीक है। हो सकता है कि जो इसकी परिषद में 4 सदस्य थे वो इसके निर्णय से खुश ना हो गवर्नर जनरल के, फिर भी वो निर्णय ले सकता था बिना परिषद की सलाह के गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल को असाधारण अधिकार, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स भी दी गई थी 1786 के अमेंडिंग एक्ट में। कंपनी के मामलों पर लंदन की संसद का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। कंपनी का जो भी डिसीजन होता था उसमें लंदन में जो संसद थी, ब्रिटिश संसद, उसका प्रभाव बढ़ गया था। केंद्रीय कार्यपालिका अधिक सशक्त हुई थी, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका अधिक सशक्त हुई थी। भारत में गवर्नर जनरल का पद सबसे शक्तिशाली प्रशासकीय पद बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।